नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन वैकेंसी का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि बात करेंगे कौन कौन आवेदन कर सकता है, आईटीआई के लिए इसमें क्या रहता है, 10+2 के लिए इसमें क्या रहता है, डिप्लोमा बीटेक के लिए क्या रहता है, कौन टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकता है, कौन एएलपी के लिए आवेदन कर सकता है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, सीबीटी 1 का क्या रोल रहता है, सीबीटी 2 का क्या रोल रहता है, कौन क्वालिफाई नेचर का होता है, कहाँ से आपकी मेरिट बनती है, साइको किसके लिए होता है, कंप्लीट चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले। अगर आपने आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक की डिग्री कर रखी है, या फिर आप 10+2 से हो, एएलपी या फिर टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हो, रेलवे एएलपी या फिर टेक्नीशियन भर्ती का इंतजार कर रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंप्लीट चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पहले तो मैंने लिख रखा है और सारी चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चीजें मैं आपको बताता हूं यहाँ पे लिखी हुई ऑलरेडी है, लेकिन सारी चीजें सुनना बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी इस प्रकार का वीडियो आपको YouTube पे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल छात्रों के लिए डेडिकेटेड चैनल है। आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक के लिए हर प्रकार की जॉब अपडेट और करियर गाइडेंस से संबंधित वीडियोस में समय पे अपलोड करता रहता हूं। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी आप जॉब अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भी देखिए यहाँ पे सबसे पहले पर बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम के कौन कौन से स्टेज होते हैं। तो चलिए दोस्तों भी देखिए, सबसे पहले होता है आपका सीबीटी 1 एग्जाम होगा, उसके बाद में सीबीटी 2 होगा, उसके बाद में साइको होगा। सबसे पहले जितने भी बच्चे जो 10+2 से आवेदन कर रहे हैं, चाहे डिप्लोमा से आवेदन कर रहे हैं, चाहे डिग्री से आवेदन कर रहे हैं, चाहे आईटीआई से आवेदन कर रहे हैं, सीबीटी 1 जो एग्जाम है ये ऑल स्टूडेंट के लिए होता है, सभी बच्चों के लिए कॉमन एग्जाम होता है, सभी बच्चे इस एग्जाम के अंदर बैठते हैं। उसके बाद में जैसे सीबीटी 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो सीबीटी 1 में से 15 गुना बच्चों को पास किया जाता है, यानी कि जितनी भी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को पास करेंगे सीबीटी 1 में से, और उसके बाद में जो भी 15 गुना बच्चे वो बैठेंगे सीबीटी 2 के अंदर। ठीक है, सीबीटी 2 के अंदर यहाँ पे आएंगे। अब देखिए सीबीटी 2 होता है, उसके बाद में साइको एग्जाम होता है। तो दो प्रकार की यहाँ पे वैकेंसी है, एएलपी की वैकेंसी है और टेक्नीशियन की वैकेंसी है। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का साथ में नोटिफिकेशन जारी होता है, दोनों वैकेंसियों का कंप्लीट जो पैटर्न होता है वो साथ में चलता है। देखिए सीबीटी 1 सब बच्चों का होता है, उसके बाद में सीबीटी 2 है, ये भी सभी बच्चों का होता है, लेकिन साइको है ये केवल और केवल उन बच्चों का होता है जो बच्चे एएलपी से आवेदन करते हैं या फिर एएलपी के लिए जो बच्चे एलिजिबल होते हैं, यानी कि टेक्नीशियन वाले जो बच्चे यहाँ पे यहीं से उनकी मेरिट बन जाती है। तो सीबीटी 2 जो एग्जाम होगा उसके आधार पे जो बच्चे टेक्नीशियन से आवेदन करेंगे उनकी तो जो मेरिट है यहीं से बन जाएगी, उनका फाइनल परिणाम हो वो यहीं से जारी हो जाएगा, उनका आगे कोई भी एग्जाम नहीं होगा। और उसके बाद जो बच्चे एएलपी के लिए आवेदन करेंगे, यानी कि जिनके पास में एएलपी की भी योग्यता है, उन बच्चों का साइको एग्जाम होने वाला है। यानी कि आपका जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है वो सीबीटी 2 है। यहीं से देखिए जो एएलपी वाले बच्चे होंगे उनकी यहाँ पे मेरिट बनेगी, और यहीं से जो बच्चे टेक्नीशियन वाले होंगे उनके लिए मेरिट बनेगी। लेकिन एएलपी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्वालिफाई नेचर के अंदर यहाँ पे साइको एग्जाम है, ये भी रहने वाला है। लेकिन जो टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं उनको साइको वगैरह कुछ नहीं होता, उनका सीबीटी 2 होता है, उसी के आधार पर उनकी मेरिट बन जाती है। सीबीटी 1 के बारे में, सीबीटी 2 के बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन आगे मैं आपको करने वाला हूँ। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन पे आप कोई वीडियो नहीं लेके आते, कौन कौन इसके आवेदन करेगा, मेरी ट्रेड ये है, मैंने डिप्लोमा किया है, मैं ये हूँ सर, मैं इसके अंदर आवेदन कर सकता हूँ क्या, थोड़ा सर एक्सप्लेन करिए, कोई वीडियो लेके आइए। तो उन सभी बच्चों की चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और कौन सा बच्चा किस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है उस चीज के बारे में। देखिए भी सबसे पहले आता है आपका 12th, यानी कि जिन बच्चों ने मैथ के साथ में और फिजिक्स के साथ में 10+2 किया होता है वो बच्चे इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना जो बच्चे 10+2 वाले होते हैं, जो बच्चे 12th वाले होते हैं, वो केवल और केवल जो 12th लेवल से टेक्नीशियन की पोजीशन आती है उसी के लिए आवेदन करते हैं। यानी कि ये जो बच्चे होते हैं 12th वाले, ये एएलपी की वैकेंसी के अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होते, केवल और केवल टेक्नीशियन के लिए आवेदन करते हैं। वो भी 12th लेवल के टेक्नीशियन की अलग से वैकेंसी होती है, उसी के अंदर आवेदन करते हैं। आईटी वाले टेक्नीशियन की वैकेंसी के अंदर आवेदन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आईटी वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन सी ट्रेड के बच्चे हैं, वो एएलपी के लिए उनका मतलब क्या कि सिलेक्शन होता है, कौन कौन से बच्चे ऐसे जो केवल और केवल टेक्नीशियन के लिए ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी ट्रेड मेंशन कर रखी है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, R&S है यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक है, और मैकेनिक मोटर व्हीकल है, उसके बाद में ट्रैक्टर मैकेनिक है। यहाँ पे ये टोटल यहाँ पे आपकी 6 ट्रेड हो गई। उसके बाद देखिए मैकेनिक डीजल है, टर्नर है,
है, मशीनिस्ट है और हीट इंजीनियर, उसके बाद वायरमैन है। ये टोटल मिलाकर के 10 से 11 ऐसी ट्रेड है जो कि एएलपी के लिए भी आवेदन करती है, इनके लिए टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आती है। लेकिन आईटी की कुछ आपके ट्रेड और है, जैसे कि बुक बाइंडर ट्रेड होगी, कारपेंटर ट्रेड होगी, प्लम्बर ट्रेड होगी, एक पेंटर ट्रेड और होती है। तो ये 4-5 इस प्रकार की ट्रेड होती है जो केवल और केवल टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए इनको मतलब एलिजिबल माना गया। एएलपी के लिए ये आवेदन नहीं करते, एएलपी की मेरिट में इनको शामिल नहीं किया जाता है। बाकी आईटी की जितनी भी मैंने यहाँ पे ट्रेड बताई, यानी कि बुक बाइंडर से ऊपर जितनी भी यहाँ पे ट्रेड है, ये सारी ट्रेड है और ये सारी ट्रेड है, ये सभी बचे हुए एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, आवेदन करते हैं, इनकी मेरिट बनती है। उसके बाद देखिए डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे कौन कौन सी पोस्टों के लिए एलिजिबल होते हैं और वो कौन कौन सी ब्रांच वाले बच्चे आवेदन करते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मेरी ये ब्रांच है, क्या मैं एलिजिबल हूं क्या इस वैकेंसी के लिए। देखिए सबसे पहले एक आपके आती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की केवल और केवल 4 ब्रांच ऐसी है जो कि एएलपी और टेक्नीशियन में आवेदन करने के लिए एलिजिबल होती है। बाकी चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप कंप्यूटर से हो या किसी और ब्रांच से हो, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी नहीं आती है। हालांकि जेई के लिए काफ़ी सारी ब्रांच ऐसी है बीटेक की, डिप्लोमा की, जिनके लिए वैकेंसी आती है। लेकिन एएलपी और टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा और बीटेक की केवल 4 ब्रांच है, यही बच्चे आवेदन करते हैं। लेकिन ध्यान रखना डिप्लोमा और बीटेक वाले जो बच्चे ये केवल और केवल एएलपी के लिए ही एलिजिबल इनको माना गया, टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए ये एलिजिबल नहीं है। हाँ एक चीज है, डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे 10+2 लेवल वाली जो यानी कि 12th लेवल से जो टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है उनके लिए एलिजिबल होते हैं और एएलपी की जो पोजीशंस होती है उनके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन आईटीआई के लिए जो टेक्नीशियन वाली वैकेंसी होती है उसके लिए ये बच्चे एलिजिबल होते नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में देखिए इस भर्ती के जो सबसे ज्यादा बड़े किंग होते हैं ना, किंग जिनको अपन बोल सकते हैं, वो बच्चे होते हैं आईटी वाले। सबसे ज्यादा यहाँ पे जिन बच्चों की वैकेंसी आती है वो आईटी वाले बच्चों की वैकेंसी आती है, क्योंकि आईटी वाले जो बच्चे आईटी के लिए जो टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है उसके लिए भी एलिजिबल होती है, हजारों के अंदर वो वैकेंसी होती है। और उसके बाद में एएलपी वाली जो पोजीशंस होती है हजारों के अंदर वैकेंसी होती है, उसके अंदर भी एलिजिबल होते हैं। यानी कि इनके पास में सवार होने के लिए 2 घोड़े होते हैं आईटी वाले बच्चों के लिए। तो अगर आपने आईटी कर रखी तो टेक्नीशियन एएलपी वैकेंसी की आप किंग हो। हालांकि 10+2 वाले बच्चे और डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे होते हैं वो भी एलिजिबल होती है, लेकिन इनके लिए लिमिटेड सीट होती है। सबसे कम जो सीटें होती है वो 10+2 वाले बच्चों के लिए होती है, जिन्होंने मैथ और आपकी देखिए साइंस के साथ में जिन्होंने 10+2 कर रखे होते हैं। बाकी डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे होते हैं ये अपना एएलपी की जो वैकेंसी होती है उसके लिए एलिजिबल होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आईटी वाले बच्चे एएलपी के लिए और टेक्नीशियन दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद में आज ये सीबीटी 1 के बारे में, सीबीटी 2 के बारे में, जहां से आपकी जो मेन मेरिट बनती है और कहीं इस एक सीबीटी 1 अपना इस प्रकार का जहां से केवल क्वालिफाई नेचर का है, तो चीजों को अपन दोनों को समझते हैं। देखिए सीबीटी 1 होता है, सबसे पहले सभी बच्चे होते हैं सीबीटी 1 के अंदर बैठते हैं जो केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। सीबीटी 1 के अंदर आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, 1 घंटे के अंदर आपको 75% होते हैं उनको सॉल्यूशन आपको करके देना होता है। यहाँ पे जो टोटल नंबर होते हैं 75 नंबर होते हैं, यानी कि 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है। उसके बाद देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि पिछली बार जो एएलपी और टेक्नीशियन वाली जो भर्ती थी 2018 वाली भर्ती, देखिए 2019 के अंदर चुनाव थे, उससे पहले 2018 के अंदर एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई है। अभी 2024 के अंदर चुनाव है, तो मान के चलिए 2023 के अंदर या लगभग स्टार्टिंग के अंदर ये जो वैकेंसी है वो आ जाएगी। चुनाव से 1 साल पहले लगभग ये वैकेंसी आती है। पिछली बार भी बड़ी मात्रा के अंदर वैकेंसी आई थी, उम्मीद कर रहे हैं 2023 में भी स्टार्टिंग में ये वैकेंसी आ जाएगी और बड़ी वैकेंसी आएगी। वैसे इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया भी, ये वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पिछली एएलपी टेक्नीशियन वाली वैकेंसी थी ना, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी, लेकिन सीबीटी 1 के अंदर उस एग्जाम को वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। यहाँ पे 2 चीजें होती है, एक तो पेपर का लेवल अच्छा रहता है, उसके बाद में 60 मिनट के अंदर 75 प्रश्नों को हल करना होता है। तो जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती है वो बच्चे भी बाहर हो जाते हैं। मैंने देखा है अच्छे बच्चे जिन्होंने तैयारी कर रखी थी, अच्छे सिटी में जाकर के रूम लेकर रहे, फिर भी सीबीटी 1 जो एग्जाम था ना वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनका टेक्नीशियन एएलपी बनने का जो सपना था अधूरा रह गया। उनसे ट्रेड से जो नॉलेज था वो चीजें तो पूछी ही नहीं की, वो तो बाद में आती है, वो सीबीटी 1 के अंदर ही फेल हो गए। तो इस चीज का आपको भी खास तौर से ध्यान रखना है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन इनको प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल होता है। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 40%, यानी कि जो 75 मार्क्स है उसमें से आपको 30 नंबर आपको लेके आने होते हैं।
ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए 30% है, यानी कि 75 में से 22.5 है। 80 वाले बच्चों के लिए 75 में से 22.5 है। और जो एसटी के बच्चे हैं उनके लिए 25% यानी कि 18.75 नंबर है वो आउट ऑफ 75 नंबर में से लेके आने होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, ये केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। यहाँ से किसी भी प्रकार की मेरिट नहीं बनती है, लेकिन यहाँ से आपकी छंटनी होती है, यानी कि इस एग्जाम के बाद में जो बच्चे 15 गुना वैकेंसी के जो 15 गुना बच्चे होते हैं उनको CBT 2 के लिए ले लिया जाता है, बाकी सभी बच्चे उनको वहीं से बाहर कर दिया जाता है। अब मेन रोल आता है दोस्तों जो कि मेरिट का मतलब क्या है कि मेन जो फैक्टर होता है, मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर, वो होता है आपका CBT 2। CBT 2 भी आपका 2 पार्ट्स के अंदर होता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज अपन देखिए, पहले अपन बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। CBT 1 है, इसके अंदर आपको मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और CBT आपके 1 के अंदर जो साइंस है इसके अंदर देखिए फिजिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद में बायोलॉजी के प्रश्न आते हैं, यानी कि जो साइंस की तीनों स्ट्रीम है तीनों के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट जीके के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो CBT 1 है कुछ इस हिसाब का होता है, 75 नंबर का होता है। आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो लेके आना ही होता है, तभी आप आगे बढ़ते हो। बहुत सारे बच्चे CBT 1 से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए CBT 2 की बात आती है जो कि फाइनल मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और CBT 2 के अंदर भी 2 पार्ट्स रहते हैं, यानी कि ये जो आपका एग्जाम होता है एक ही एग्जाम होता है CBT 2 का, लेकिन इसके 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। सबसे पहले पार्ट ए के बारे में अपन बात करें तो इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है। और उसके बाद में यहाँ पे टोटल जो प्रश्न है 100% 100 नंबर के 100 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके सिलेबस के बारे में, यहाँ पे मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट जीके है इनके लिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए बेसिक इंजीनियरिंग साइंस यानी कि CBT 2 का पार्ट ए है। इसके अंदर साइंस के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट नहीं पूछे जाएंगे साइंस के, यहाँ पे केवल और केवल जो फिजिक्स सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके टोटल 10 चैप्टर वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो CBT 2 के अंदर नहीं पूछी जाती है। उसके बाद में इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। तो ये होता है आपका पार्ट ए। और ध्यान रखना फाइनल जो मेरिट बनती है ना आपकी, जो मतलब आपको नौकरी देती है वो CBT 2 का पार्ट ए होता है। उसके बाद देखिए पार्ट 2 की अपन बात करते हैं जो कि केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी कि आपका जो CBT 2 का पार्ट 2 होता है ना, इसके अंदर आपको ट्रेड से संबंधित, आपकी ब्रांच से संबंधित, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से वही चीजें पूछी जाती है। मान लीजिए कि कोई बच्चा IT इलेक्ट्रीशियन से आवेदन कर रहा है तो उसका यहाँ पे ये जो चीज आती है ना CBT 2 का पार्ट 2, यहाँ पे आपके ट्रेड का नॉलेज चेक किया जाता है। इसी हिसाब से डिप्लोमा और बीटेक को जो ब्रांच होती है उनसे संबंधित यहाँ पे आपका पेपर होता है। और एक खास चीज और होती है भी, जो बच्चे मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो 10+2 से आवेदन किया हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि 10+2 लेवल की मैथ है वो ज्यादा टफ है, काफी टाइम हो गया उसको मैंने छोड़ दिया, अभी प्रिपेयर नहीं कर सकता और मेरे लिए जो इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है वो तैयार करना आसान है, तो वो बच्चा जब आवेदन करता है ना तो उसको वहीं से वो चीजें पूछ ली जाती है भी आप जो पार्ट 2 है इसके अंदर कौन सा मतलब क्या है कि सब्जेक्ट लेना चाहते हो, किसका आपका पेपर लिया जाना चाहिए। तो 10+2 वाले बच्चे ये भी इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है यहाँ पे ले सकते हैं, फिटर का सिलेबस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पार्ट 2 होता है ये आपकी क्वालिफाई नेचर का होता है, 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। टोटल आपसे 75% पूछे जाते हैं और इसमें आपको मिनिमम 35% 35% आपको लेके आने होते हैं और ये केवल और केवल आपकी ट्रेड और ब्रांच का नॉलेज चेक करने के लिए होता है। तो ऑल और कुछ अपन एक बार दोबारा से इन पे नजर डाल ले तो CBT 1, CBT 2 और आपका साइको 3 चीजें होती है। साइको होता है वो केवल ALP के लिए होता है, CBT 1 और 2 ALP और टेक्नीशियन दोनों के लिए होता है। जो टेक्नीशियन वाले बच्चे होते हैं CBT 2 के बाद में उनके मेरिट बन जाती है और जो ALP वाले बच्चे वो साइको के लिए आगे जाते हैं। CBT 1 केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, CBT 2 इसके अंदर पार्ट ए और पार्ट 2B आपके 2 होते हैं। पार्ट ए होता है ये आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड करता है, ये केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। लेकिन ध्यान रखना पार्ट ए है इसके अंदर मान लीजिए कि आप 100 में से 99 नंबर ले आए लेकिन इसके अंदर 35% आप कर नहीं पाए, इसके अंदर आप फेल हो गए तो कोई मतलब नहीं, आपकी कोई भी मेरिट नहीं बनाई जाएगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि मेन जो मेरिट है CBT 2 है आपका पार्ट ए यहाँ से बनती है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें ALP और टेक्नीशियन भर्ती से संबंधित अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई जरूर देने वाला हूँ। वैसे मेरा एक
एक स्टूडेंट है जो कि पिछली वैकेंसी के अंदर सेलेक्ट हुआ था, जो कि टेक्नीशियन है, तो वो 2-3 दिन के अंदर मेरे पास में आने वाला है। तो उसका भी वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूंगा, किस हिसाब से उसको उसका सिलेक्शन हुआ, किस हिसाब से उसने तैयारी की, कितने घंटे वो पढ़ा, किस हिसाब से उनकी जॉब चल रही है, कितनी उसकी सैलरी है। बहुत जल्द उसका वीडियो वो यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू।